आगे है हमारे पास यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में भी लॉज पढ़े थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ लॉज है रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हमने इसके जो रिफ्लेक्शन है उसमें भी हमने ऐसा ही लॉ पढ़ा था, तो सेम यहाँ पे भी यही है, बस रिफ्रैक्शन की बात आ गई यहाँ पे। और क्या है, सेम ही है सब कुछ। वहाँ पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये आपका पहला लॉज है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल लाइन है जो, वो क्या है, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। वो हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। दूसरा है स्नेल्स लॉ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको सीधा सीधा पूछ देता है यहीं से कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसके अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है स्नेल्स लॉ। तो अब देखो, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, हमने क्या देखा था वहाँ पे कि जो आई है, एंगल आई है, वो आर के इक्वल है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, रेशियो लिया है। रेशियो वाली बात आई है यहाँ पे, तो हमने क्या लिया, रेशियो, यानी कि डिवीज़न जो है इसका वो लिया हमने। ठीक है, और वो क्या होता है, साइन आई अपन सारे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो ये एंगल हैं वो इक्वल नहीं है, है ना, जो एंगल हैं वो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये जो रे है वो क्या है, बेंड हो जाती है, तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, इक्वल कब होते? जब ये इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम में भी स्ट्रेट चली जाती है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट चली जाती, जैसे यहाँ से आई है वैसे ही स्ट्रेट चली जाती, तो हम बोल सकते थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और इक्वल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जा रही है, दूसरे मीडियम में बेंड हो जा रही है, तो ये वाला एंगल तो छोटा हो जाएगा इससे, है ना। लेकिन उन्होंने फिर भी इसमें कुछ रिलेशन ढूंढा, है ना। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, इक्वल नहीं है तो कैसे ये इक्वल, या क्या इसमें रिलेशन हो सकता है। तो उन्होंने ये जो वैल्यू है इसका पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, मान लो ये जो आई की वैल्यू है, ठीक है, आई की वैल्यू को एक बार उन्होंने 30 रखा। ठीक है, मान लो कि एक बार उन्होंने क्या 30 रखा, तो इसमें R1 कुछ मिला। फिर एक बार उसने I2 की वैल्यू 45 रखी, तो इसमें R2 की कोई वैल्यू आई। ठीक है, इसी तरह से I3 की वैल्यू रखी तो R3 कुछ मिला। तो इसी तरह हर एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिकॉर्ड किया गया। फिर जब चेक किया गया तो बहुत ही खास बात पता चली, क्या कि जो साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल साइन I2 बाई साइन R2, है ना। ये जो है, यानी कि इन दोनों का जो रिलेशन रेशियो है वो क्या है, इक्वल आ रहा है कहीं ना कहीं। फिर इसी तरह हम बोल सकते हैं कि जो साइन I3 और जो साइन R3 है वो भी क्या है, इक्वल ही मिलेगा हमें। मतलब ये है कि हर एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू साइन I अपॉन साइन R की जो वैल्यू है वो हमें फिक्स मिल रही है। ठीक है, वो हमें क्या मिल रही है, फिक्स मिल रही है। देख सकते हो आप यहाँ पे जो साइन I1 और साइन R1 है वो 1.5 है, और यही हमारा साइन I2 बाई साइन R2 के लिए भी हमें मिल रहा है। यानी कि जो हमें वैल्यू मिल रही है ना, वो क्या है, फिक्स मिल रही है। तो इसी को हमने बोल दिया कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, फिक्स, और यही हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो मान लो, जैसे कि एक बार और देख लो इसमें, कि मान लो इसमें जो ये एयर मीडियम है और ये क्या है, ग्लास मीडियम है। तो इसमें क्या है, जो एयर मीडियम से जब ग्लास मीडियम में आ रही है तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 1.5 ही मिल रही है ना। यानी कि एयर में और जो ग्लास में है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, 1.5। I1 के लिए भी और I2 के लिए भी क्या हमें मिल रहा है, 1.5। ठीक है, तो ये हमें क्या फिक्स मिल गई है। तो चाहे जो भी एंगल है ना, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पता चल जाएंगी आपको किस तरीके से। अब ये मान लो कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट लोगे आप, उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि साइन I अपॉन साइन R होगा जो,
उसकी क्या है वैल्यू हमेशा फिक्स आएगी। ठीक है, तो उस वैल्यू को क्या बनाया गया है, एक दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्शन इंडेक्स बनाया, यानी कि जो हमें वैल्यू मिल रही है उसको हम बोल सकते हैं कि वो दूसरे मीडियम का क्या है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो जो साइन आई बाई साइन आर है ना, ये है, इस टाइप से हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, यानी कि जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो क्या है, कांस्टेंट, और क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स आ रही है तो इसी को हमने बोल दिया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम एन से डिनोट करेंगे, और 2 और 1 यानी कि दूसरे मीडियम का है ना पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है ना। तो इस टाइप से हम लिखेंगे N21 दूसरे क्या मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। तो अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। किसी भी चीज़ का देखो एक वैल्यू होती, किसी भी चीज़ के एक कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। तो उसी तरह से हम कोई भी चीज़ लेते हैं, मान लीजिए ये है हमारे पास पेंसिल, तो इसका भी एक अपना मास है, बुक है, नोटबुक है, इसका भी एक अपना मास है। तो जब किसी भी चीज़ की एक मास है, किसी भी चीज़ की एक वैल्यू है, तो हमारे पास क्या हम बोल सकते हैं कि जो मीडियम है उसका भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, किसी भी मीडियम का क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इससे हर मीडियम का पता चलता है कि वहाँ पर जो लाइट है वो कितनी बेंड हुई है। ठीक है, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें बहुत कुछ पता चलता है मीडियम के बारे में, और हर मीडियम में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मान लीजिए जो साइन आई अपॉन साइन आर है, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स आ रही है, कितनी आ रही है, 1.33 आ रही है। सो दैट इज़ फिक्स कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.33 एयर के हिसाब से। ठीक है, जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 आ रहा है, किसके हिसाब से, एयर के हिसाब से, क्योंकि हमने वाटर और एयर लिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1.33। refractive index of water with respect to air is 1.33 and that is constant, और ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है। मान लो हमें पता है कि डायमंड का कितना है, 2.42, कितना है, 2.42। तो जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या एयर से आ रहे हैं, है ना। इसमें वाटर में भी क्या एयर से, पहला मीडियम इसका यही है एयर, दूसरा मीडियम यहाँ पे जो इसमें डायमंड में है वो भी क्या है, एयर ही है। तो क्योंकि ये तो रेयर से डेंसर ही आ रहे हैं, है ना, तो इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, तो इसको मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी का कम है किसी का ज़्यादा है ना, तो ये किस बात के लिए इंडिकेट करता है। ठीक है, इसको हम आगे भी बताते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है साइन आई बाई साइन आर इक्वल N2/N1। ठीक है, ये N2/N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं N21, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक, इसको एक फार्मूला तो आपका ये हो गया साइन आई बाई साइन आर का, जो कि क्या है N2/N1, या इसी को हम बोल सकते हैं N21। देखो हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, ये आपको पहले भी बताया था कि जितनी डेंसिटी कम होगी उतनी ही लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होगी, है ना। डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब पार्टिकल्स की क्लोजनेस, यानी ट्रैफिक। तो जितना ट्रैफिक कम होगा या पार्टिकल्स कम होंगे, रेयरर होंगे, उतनी ही लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है किस में, कहाँ होती है, वैक्यूम में, जहाँ पे क्या पार्टिकल्स ही नहीं होते हैं। तो जितनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, वाटर लोगे स्पीड कम हो जाएगी, फिर ग्लास के अंदर लाइट को पास करोगे वहाँ पर और कम हो जाएगी, और डायमंड में करोगे तो और ही कम हो जाएगी। मीन्स जितनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी लाइट की जो स्पीड है वो उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि जो मीडियम 1 है, ठीक है, ये आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको हम C1 मान लिया, है ना। मीडियम 1 में जो लाइट की जो स्पीड है उसको हमने C1 मान लिया।
ठीक है। और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट हमने c2 मान लिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है वो क्या होगा, तो जो फॉर्मूला है वो यही है ना। एक तो हमने ये पढ़ा था और एक हमने c1 c2 के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। आपका यही यहाँ पे यूज़ होगा जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो ये साइन आई बाई साइन आर का कम यूज़ होगा, इसका ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो यही आपका यूज़ होगा, जिसको हम बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। एक तो ये, दूसरा हमारा जो लाइट का है यानी कि c1 बाई c2, जो इन दोनों का रेशियो है, ठीक है वो। तो इसको आप बहुत ही मतलब ध्यान से इसको जो फॉर्मूला है इसको करेंगे, क्योंकि आपको ये जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आपको ये आएगा, तो आपको वहाँ पे एक जो है पुट करके वैल्यू वगैरह जो भी दी होगी आपको वहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला तो ये साइन आई बाई साइन आर, जो कि क्या था इक्वल n/1, एक तो ये फार्मूला, और एक ये जो कि n/1 किसके लिए है, स्पीड ऑफ लाइट c1 और c2 के लिए, ठीक है। ये हो गया एक यहाँ पे साइन, एक तो फार्मूला ये हो गया, और एक हम n1/2 के लिए जब करेंगे तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, वर्टिकली इन्वर्स हो जाएगा, जो c2 बाई c1, ठीक है। ये इसका ऐसे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर आपको n/1 निकालना, तो एक चीज़ और होता है, ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। n/1 है तो ये क्या है, n1/2 का रेसिप्रोकल होता है, तो जिसको हम लिखते हैं 1/n/1। अगर आपको n13 निकालना है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में आएगा कि n13 अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, n12 इंटू है ना n21, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका निकल आएगा n13। अब नेक्स्ट है इसमें अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ना, इसको हम किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे हमने जो फिगर बना रखे हैं इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से काम करता है, यानी कि क्या है इन दोनों में रिलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर सिचुएशन में एयर है, ऊपर क्या है, ऊपर का जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, और नीचे की जो मीडियम है हमने वो अलग अलग ले लिए, यानी कि हम कह सकते हैं जो ऊपर का मीडियम है वो रेयरर ही है, और जो नीचे के जो हमने मीडियम लिए हैं वाटर, ग्लास और डायमंड, ये क्या है, ये क्या है, डेंसर मीडियम, है ना। तो अब देखो जो एयर टू वाटर है ना, एयर टू ग्लास और एयर टू डायमंड, ये हर बार सिचुएशन ऐसा है कि जो लाइट है वो एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऊपर क्या है, सब रेयरर, और नीचे क्या है, सारे डेंसर। तो हमको पता है कि जब लाइट क्या होती है, रेयरर से डेंसर में जाती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, लाइट क्या हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन वाटर में देखोगे आप तो थोड़ा इसमें क्या है, जब लाइट है वो थोड़ा कम बेंड हुई है, ठीक है। अब आप इसमें ग्लास में देखोगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा बेंड हुई है, और डायमंड में आप देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बेंड हुई है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, चेक दिस, अगर हमें पता है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का, सो लाइट कितना बेंड करेगा मीडियम में जाने के बाद, ये डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना। सीधी सी बात है, वाटर में इतना क्या है, इतना ज़्यादा बेंड नहीं हुआ है, फिर ग्लास में काफ़ी लाइट बेंड हुई है, फिर डायमंड में सबसे ज़्यादा जो लाइट है वो बेंड हुई है, ठीक है। ये समझ रहे क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला क्या है, मीडियम है, ठीक है। पार्टिकल्स जो हैं बहुत क्लोज हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो हमें क्या, गाड़ी भी बहुत ही मोड़नी पड़ती है। सो लाइट जो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मतलब क्या है, ठीक है। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, सीधे समझ सकते हैं कि इससे क्या पता चलता है कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ना, जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है उस मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो एक बार और इसको क्लियर कर लो कि एक क्वेश्चन आता है इसमें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या इंडिकेट करता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इंडेक्स है वो क्या इंडिकेट करता है? हम बोल सकते हैं कि जो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो क्या होता है? मोर ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, जो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, और क्या है? मोर बेंडिंग, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है? बेंड होगा। और दूसरी इसमें बात एक जो सबसे मेन बात है कि उसमें जो लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर ऑप्टिकल डेंसिटी और मोर बेंडिंग, लेकिन इसमें जो लाइट की स्पीड क्या होगी? वो लेस होगी। यहाँ पे हम लेस के लिए देख लेते हैं कि अगर लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो लेस ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वहाँ पे, और क्या होगी? लेस बेंडिंग होगी, लेकिन जो लाइट की स्पीड क्या होगी वहाँ पे? मोर होगी। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें रिलेट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही लाइट की स्पीड कम होगी, है ना। तो आप कंपेयर करें वाटर का, ग्लास का और डायमंड, है ना, तो इसमें सबसे कम लाइट की स्पीड कहाँ होगी? कहाँ होगी? डायमंड में। क्यों? क्योंकि जो इसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी में ही है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा क्या है? कहाँ पे है? डायमंड पे ही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगी? स्पीड इसकी कम होगी।